नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं, क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी एसआई और यूपी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए इस हिस्से का वेटेज यानी भारांश सबसे अधिक होता है। आज का ये सेशन एक रैपिड रिवीजन मास्टर डॉक्यूमेंट का डीप डाइव है, जहां हम 100% प्रमाणित तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यूपी की राजनीति और प्रशासन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राज्य खुद में किसी बड़े देश जैसा है। इसलिए सबसे पहले इसके आधारभूत ढांचे को समझना होगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल्स यानी मंडलों और 75 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों की संरचना है। एकदम। इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोचक एनालॉजी यानी समानता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी विशाल संयुक्त परिवार का प्रबंधन करने के लिए उसको छोटी इकाइयों में बांटकर अलग अलग मुखिया बनाए जाते हैं ना, बस वैसे ही यूपी के विशाल प्रशासन को मंडलों में बांटा गया है। पर एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अधिक और सबसे कम जिलों वाले मंडल आखिर हैं कौन से? हाँ, ये एनालॉजी बहुत परफेक्टली फिट होती है यहाँ। देखिए, अगर हम सबसे बड़े मंडलों की बात करें, जहाँ 6-6 जिले आते हैं, तो ऐसे 3 मंडल हैं राज्यों में: कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इनके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम भी क्रम से ध्यान रखने होंगे। कानपुर मंडल में आते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। अच्छा, और लखनऊ वाले हब में? लखनऊ मंडल में आते हैं लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खेरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। उसके बाद एनसीआर की तरफ मेरठ मंडल है, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत शामिल हैं। तो ये तो हो गए हैवी वेट्स। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं, जहां लोड थोड़ा कम है? सबसे छोटे मंडल जहां 3-3 जिले आते हैं, वो है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही नया फैक्ट है जो परीक्षार्थियों को नोट करना चाहिए। राज्य का नवीनतम मतलब 18वां मंडल अलीगढ़ है। इसे अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस को काटकर बनाया गया था। सही। अब प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिले तो बन गए, लेकिन अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो टॉप पर कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? डेटा एकदम क्लियर है इस पर। क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खेरी, जिसका एरिया लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, 6,905 वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरे पर हरदोई, 5,986 वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पर सीतापुर है, 5,743 वर्ग किलोमीटर। अरे वाह! और सबसे छोटा? सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है। मात्र 660। लेकिन नए जिले बनाने का एक पूरा टाइमलाइन यानी कालक्रम है राज्य में। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जिला कब और कहां से कटकर बना। इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दे। जरूर। स्रोत के अनुसार एक एक जिले का सृजन और उनके मातृ जिले यानी पेरेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं स्पष्ट कर देती हूँ। मुरादाबाद से काटकर अमरोहा और संभल बनाए गए। रायबरेली और सुल्तानपुर को काटकर अमेठी बना। गाजियाबाद और बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर का सृजन हुआ। और शामली? मुजफ्फरनगर से काटकर शामली बना था। इसके अलावा फैजाबाद से अंबेडकर नगर और गाजियाबाद से काटकर हापुड़ का बनना शामिल है। देखिए, यहाँ मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे राज्य स्तर पर जब राजनीतिक सत्ता बदलती है तो जमीनी स्तर पर जिलों की पहचान और उनके नाम बदल जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है ना? बिल्कुल। यूपी में सत्ता परिवर्तन के साथ नामों का बदलना एक ट्रेंड रहा है। इसे ऐसे समझिए, 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी की सरकार ने एक आदेश दिया था, जिसके तहत नए जिले बनाए गए और उनके नाम बदले गए। लेकिन जैसे ही जुलाई 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आई, उन्होंने उन बदलावों को पलट दिया। तो इसका मतलब जो नए नाम थे वो वापस पुराने हो गए? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हापुड़ का नाम पंचशील नगर रखा गया था, वो वापस हापुड़ हो गया। संभल को भीमनगर और शामली को प्रबुद्ध नगर कर दिया गया था, जिन्हें 2012 में उनके पुराने नामों पर वापस लाया गया। इसके अलावा लिस्ट काफी लंबी है। और कौन से नाम थे इस लिस्ट में? कासगंज का नाम महामाया नगर से वापस कासगंज हुआ। रामाबाई नगर वापस कानपुर देहात बन गया।
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर वापस अमेठी हुआ, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा में बदल गया और संत रविदास नगर को वापस भदोही का नाम मिल गया। परीक्षार्थियों को इस लिस्ट को लाइन बाय लाइन याद रखना चाहिए। हाँ, ये काफी ट्रिक क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम में। खैर, अब जिलों से बाहर आकर उस मशीनरी पर चलते हैं जो इन्हें चलाती है, राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल। देखिए, यूपी का स्ट्रक्चर एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल का है। इसे हम टेम्पल ऑफ लॉ मान सकते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद जो कि उच्च सदन है और विधानसभा यानी निम्न सदन शामिल हैं। पर इन संवैधानिक अनुच्छेदों को रटने के बजाय इनके पीछे का लॉजिक यानी तर्क क्या है? रटने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण की आर्टिकल्स यानी संवैधानिक अनुच्छेद हैं, मैं उन्हें डिकोड कर देती हूँ। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, मतलब सारे ऑफिशियल काम उनके नाम पर होंगे। फिर अनुच्छेद 155 बताता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या राज्यपाल हमेशा कुर्सी पर रहेंगे? उनका कार्यकाल फिक्स होता है? नहीं, और यहीं पर अनुच्छेद 156(1) आता है, जो स्पष्ट करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद अनुच्छेद 159 में उनकी शपथ का प्रावधान है। और पावर के मामले में क्षमादान वाली शक्ति बहुत जरूरी है ना? हाँ, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति मिलती है, लेकिन रियल प्रशासन चलाने के लिए अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है, और अनुच्छेद 167 ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनाता है कि वो प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दें। समझ गया। ये पूरा फ्लो बहुत लॉजिकल है। अब थोड़ा फिगर्स पर आते हैं, क्योंकि यूपी में देश की सर्वाधिक संसदीय और विधायी सीटें हैं। इस आरक्षण और एलोकेशन का बारीक आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़े बहुत स्पेसिफिक हैं। लोअर हाउस यानी लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं, जिनमें से 17 एससी के लिए आरक्षित हैं। अपर हाउस यानी राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और स्टेट लेवल के सदनों का क्या आंकड़ा है? विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिसमें से 84 एससी और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये एसटी वाली 2 सीटें ओबरा और दुद्धी की हैं। और जो विधान परिषद है, जिसमें 100 सीटें हैं, उसका वर्गीकरण थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें 38 सदस्य एमएलएस द्वारा, 36 स्थानीय निकायों द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा और 10 सदस्य सीधे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये नंबर्स तो टिप्स पर होने चाहिए। और अगर हम जिलों के हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो सर्वाधिक और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सीटों वाले जिलों में प्रयागराज टॉप पर है, जहां 12 सीटें हैं। फिर आजमगढ़ और कानपुर नगर हैं, जहां 10-10 सीटें हैं। और सबसे कम यानी मात्र 2-2 सीटों वाले जिले हैं चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती। चलिए नंबर से अब हिस्टोरिकल तथ्यों की ओर चलते हैं। जब हम चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की बात करते हैं, तो एक रिकॉर्ड बहुत ही चौंकाने वाला है। जगदंबिका पाल का सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बनना। ऐसे और कौन से विशेष हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं? हाँ, जगदंबिका पाल का किस्सा सबसे अनोखा है। उसके अलावा ऐतिहासिक प्रथम की बात करें तो यूपी के प्रथम सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी थीं। सबसे युवा सीएम अखिलेश यादव रहे, जो कि 31वें थे। सर्वाधिक बार यानी 4 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड मायावती जी के नाम है। और वर्तमान सीएम के बारे में क्या फिगर्स हैं? वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। अगर कार्यकाल के अनुसार देखें तो वो 32वें हैं और व्यक्ति के अनुसार 21वें सीएम हैं। क्या बात है। और कुछ ऐसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने 3 बार कुर्सी संभाली या जो स्टेट और सेंटर दोनों में राज कर चुके हैं? बिल्कुल। चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव 3-3 बार सीएम रहे। नारायण दत्त तिवारी तो ऐसे अनोखे नेता थे जो यूपी और उत्तराखंड दोनों के सीएम रहे। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह ऐसे यूपी के सीएम थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अरे वाह। और राज्यपालों के हिस्टोरिकल फर्स्ट्स और प्रेसिडेंट्स रूल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा? राज्यपालों में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता है। वो प्रथम महिला राज्यपाल थीं। मोहर्रा शाफी कुरैशी 2 बार कार्यवाहक रहे और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल इस पद पर हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन पर।
यूपी में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। प्रथम बार 1968 में लगा था और अंतिम बार ये 2002 में लगाया गया। 10 बार, ये आंकड़ा काफी कुछ बताता है स्टेट की पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के बारे में। दोस्तों, परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए सारे मुख्य नामों को क्रमानुसार एक लय में सुनना बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी अध्यक्ष, सभापति और चीफ मिनिस्टर्स की एक पूरी लिस्ट फ्लो में बता दें। बिल्कुल, मैं क्रम से बताती हूँ। पहले विधानसभा अध्यक्षों से शुरू करते हैं। पहले थे पीडी टंडन, उनके बाद आए नफीसुल हसन, फिर एजी खैर, मदन मोहन वर्मा, जगदीश शरण अग्रवाल, फिर एजी खैर, वासुदेव सिंह, बनारसी दास, श्रीपति मिश्रा। श्रीपति मिश्रा जी, राइट? हाँ, फिर धर्म सिंह, नियाज हसन, हरिकृष्ण श्रीवास्तव, के.एन. त्रिपाठी, धनीराम वर्मा, बरखुराम वर्मा, के.एन. त्रिपाठी दोबारा, माता प्रसाद पांडे, सुखदेव राजभर, फिर माता प्रसाद पांडे, हृदय नारायण दीक्षित और वर्तमान में सतीश महाना। परफेक्ट। और विधान परिषद के सभापति? विधान परिषद में डॉक्टर सर सीताराम, श्री चंद्रभाल, रघुनाथ विनायक धूलेकर, दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र स्वरूप, वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, जगदीश चंद्र दीक्षित, शिव प्रसाद गुप्ता, नित्यानंद स्वामी, ओम प्रकाश शर्मा, चौधरी सुखेराम सिंह यादव, गणेश शंकर पांडे, रमेश यादव और वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट, विदाउट स्किपिंग एनी नेम। 1937 से लेके 32nd सीएम तक की पूरी डिटेल रिवीजन लिस्ट क्रमानुसार बताइए। जरूर। 1937 में संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रीमियर थे नवाब छतारी। फिर आजादी के बाद आते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला सीएम। आगे फिर चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा, एन.डी. तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास। ये दौर काफी उतार चढ़ाव वाला था। उसके बाद फिर वीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा, एन.डी. तिवारी, वीर बहादुर सिंह, एन.डी. तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती दोबारा, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह। हाँ, राजनाथ सिंह जी। और आगे की पॉलिटिक्स तो हमने क्लोजली देखी है। हाँ, उसके बाद मायावती, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और 32वें कार्यकाल पर वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ है। एकदम सटीक। और अगर हम जीरो हेलुसिनेशन रूल के तहत गवर्नर्स की बात करें, संयुक्त प्रांत 1921 से लेकर आज तक, इसकी लिस्ट काफी हिस्टोरिकल है। सर हार्कॉट बटलर से शुरू होकर सर विलियम मैल्कम हेली, सर हैरी ग्राम हेग, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, सर फ्रांसिस वर्नर वाइली, फिर सरोजिनी नायडू, बीबी मालिक, एच.पी. मोदी, के.एम. मुंशी, वी.वी. गिरी, डॉक्टर बी. रामकृष्ण राव, विश्वनाथ दास, डॉक्टर बी. गोपाला रेड्डी। बहुत लंबा इतिहास रहा है इन टर्म्स का। बिल्कुल। फिर शशिकांत वर्मा, अकबर अली खान, डॉक्टर एम. जना रेड्डी, जी.डी. तापसे, सी.पी. नारायण, मोहम्मद उस्मान आरिफ, बी. सत्यानारायण रेड्डी, मोतीलाल वोरा, मोशाफी कुरैशी, रोमेश भंडारी, सूरज भान, विष्णुकांत शास्त्री, सुदर्शन अग्रवाल, बी.एल. जोशी, अजीज कुरैशी, राम नायक और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल। परीक्षार्थियों के लिए ये पूरा क्रोनोलॉजिकल लिस्ट सुनना बहुत हेल्पफुल होगा। अब इन सभी सदनों के कामकाज पर आते हैं। विधानसभा के रूल्स और चुनावी प्रतिनिधित्व के टेक्निकल पहलू क्या कहते हैं? देखिए, यूपी की पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। सदन चलाने का एक मूल नियम है कोरम यानी गणपूर्ति, जो कि कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य है। एक और जरूरी टेक्निकलिटी है मनी बिल यानी धन विधेयक। विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और साधारण विधेयक के लिए क्या नियम है? साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 90 दिन और दूसरी बार में 30 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा वर्तमान 18वीं विधानसभा की बात करें तो इसमें 51 महिला सदस्य हैं। यूपी के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा हैं, सदन के नेता योगी आदित्यनाथ हैं और विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे हैं। विधान परिषद में नेता केशव प्रसाद मौर्य और विरोधी नेता लाल बिहारी यादव हैं। और एक और प्राउड फैक्ट,
यूपी ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं और वर्तमान पीएम मोदी भी वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे वाह, ये पूरी टेक्निकल और हिस्टोरिकल टाइमलाइन हमने परफेक्टली कवर कर ली। अब वक्त है सेशन के सबसे जरूरी हिस्से का, मास्टर समरी यानी रैपिड रिवीजन का, क्योंकि एक क्विक रिकॉल के बिना पढ़ाई अधूरी है। बिल्कुल, कंप्लीट क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। राज्य में 18 मंडल और 75 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला खेरी, सबसे छोटा हापुड़। 18वां नया मंडल अलीगढ़ है। संवैधानिक अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति की और 161 क्षमादान की बात करता है। सीटों की बात करें तो लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। और की पर्सन्स का क्या समरी है? प्रथम पदाधिकारियों में पंत, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पीडी टंडन और डॉक्टर सर सीताराम हैं। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, सतीश महाना और मनवेंद्र सिंह हैं। राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है और सदन का कोरम 1/10 है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, और ये टॉपिक ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। बिल्कुल। जरा सोचिए, 26 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य को चलाना, मतलब ब्राजील जैसे पूरे देश की आबादी से भी ज्यादा लोगों को मैनेज करना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है। एकदम नहीं। और जो एस्पिरेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी या आरओ जैसी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन सिर्फ एक विषय नहीं है। यहाँ से सीधी 4 से 6 प्रश्न पेपर में आते हैं। सही बात है। तो आज हम इस इन डेप्थ एनालिसिस यानी कि गहन विश्लेषण में सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। एग्जामिनर कहाँ ट्रैप बिछाता है, ये भी देखेंगे। हाँ, तो चलिए कहानी एकदम जमीन से शुरू करते हैं। अगर राज्य के प्रशासन को समझना है तो सबसे पहले गांव की तरफ चलना होगा। तो मैं यही पूछने वाला था कि यूपी में ग्राम पंचायतों की नींव आखिर पड़ी कैसे? देखिए, इसका सफर बहुत ही क्रमानुसार है। अगर हम बिल्कुल जड़ में जाएं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अच्छा, अनुच्छेद 40। हाँ, और इसी के आधार पर आजादी के तुरंत बाद 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। एक मिनट, 1947 में ही? मतलब आजादी मिलते ही सबसे पहला फोकस इनका जमीनी स्तर पर था। बिल्कुल। और उसके बाद आया 15 अगस्त 1949 का ऐतिहासिक दिन, जब यूपी में सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना हुई। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर 47 और 49 में कंफ्यूज हो जाते हैं ना? हाँ, यही तो ट्रैप है। कानून 47 में बना, लेकिन स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। फिर 1961 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश आई। तो उनकी सिफारिश पर ही वो मॉडल लागू हुआ था। एकदम सही। उन्हीं की सिफारिश पर राज्य में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन ये त्रिस्तरीय व्यवस्था तो एक साथ में आई। असली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो इन्हें काफी बाद में मिली थी ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। 1992 में जब 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन हुआ, तब जाकर इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। और इसी में वो अनुच्छेद जोड़े गए थे? बिल्कुल। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को 29 में से 16 विषय हस्तांतरित किए गए। 16 विषय। और यूपी में ये कब लागू हुआ? यूपी ने इस केंद्रीय कानून के क्रम में 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 प्रवृत्त किया। 22 अप्रैल 1994, ये डेट याद रखनी होगी। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। यूपी में इतने सारे गांव हैं, लाखों पदों पर चुनाव कराने होते हैं, ये करता कौन है? इतने विशाल स्तर पर चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 243 के तहत। और इसकी स्थापना यूपी में 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। अरे वाह, मतलब 22 अप्रैल को एक्ट लागू हुआ और ठीक अगले दिन 23 अप्रैल को आयोग बन गया। हाँ, एकदम। और 1995 से ये लगातार चुनाव संचालित कर रहा है। अगर हम हालिया आंकड़ों की बात करें जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, ताज़ा चुनाव कब हुए और इस आयोग की कमान अभी किसके पास है?
एस्पिरेंट्स को नोट करना चाहिए कि अप्रैल 2021 में राज्य में छठे पंचायत चुनाव हुए थे और इसका स्केल बहुत विशाल था। 75 जिला, 826 क्षेत्र और 58,176 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए। और कमान किसके हाथ में है? एक बहुत जरूरी अपडेट है, 7 मार्च 2024 से हमारे नए चुनाव आयुक्त नवदीप प्रताप सिंह जी हैं। इन्होंने मनोज कुमार जी का स्थान लिया है। अच्छा, नवदीप प्रताप सिंह। चुनावों की बात है तो एक बेसिक सवाल जो अक्सर गलत हो जाता है, वोट डालने और चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। देखिए, वोट डालने के लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पंचायत सदस्य या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब उस त्रिस्तरीय पिरामिड वाले मॉडल को थोड़ा और खोलते हैं। हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। इस पिरामिड के सबसे शीर्ष पर है जिला पंचायत। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ प्रशासन का मुख्य अधिकारी सीडीओ या पंचायती राज अधिकारी होता है। यानी जिला लेवल पर सीडीओ। और इसके ठीक नीचे जो ब्लॉक लेवल होता है? मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है। यहाँ के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है और यहाँ बीडीओ मुख्य कार्यकारी होता है। और सबसे नीचे हमारा गांव आ गया। हाँ, पिरामिड का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है और सबसे प्रभावी संस्था कोई अधिकारी नहीं बल्कि ग्राम सभा होती है। ये गांव की सरकार आखिर काम कैसे करती है? मतलब इनकी मीटिंग्स वगैरह का क्या नियम है? नियम बहुत सख्त है। ग्राम पंचायत की प्रतिमा न्यूनतम 1 बैठक होनी अनिवार्य है। 2 बैठकों में 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। और जब नई पंचायत बनती है तब? पहली बैठक 30 दिन के भीतर होनी चाहिए और प्रशासन के लिए एक वीडियो औसतन 4 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। और वो जो आपने ग्राम सभा बताया जिसमें सभी वोटर्स होते हैं, उनकी मीटिंग कब होती है? ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें अनिवार्य हैं, एक खारीफ की फसल के बाद और दूसरी रबी की फसल के बाद। ये लॉजिक कितना बढ़िया है। किसान फसल से फ्री होकर गांव के विकास पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर डिपेंड करती है ना? हाँ, इसका क्लियर स्लैब है। 1000 तक की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से 2000 तक 11, 2000 से 3000 तक 13 सदस्य। और अगर 3000 से ज्यादा लोग हों तब 15 सदस्य चुने जाते हैं। एक सवाल जो अक्सर विवाद का कारण बनता है जमीन पर, अगर प्रधान काम ना करे तो उसे हटाने की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है, पर थोड़ी मुश्किल है, ताकि कोई आपसी रंजिश में प्रधान को ना हटाए। विशेष बैठक के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ओके। और अटेंडेंस कितनी चाहिए? 1/3 सदस्यों की उपस्थिति चाहिए, जिसे हम क्वोरम यानी गणापूर्ति कहते हैं। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ तभी प्रधान हटेगा। और अगर ये प्रस्ताव फेल हो गया, वोट नहीं मिले तो फिर अगले 1 वर्ष तक आप पुनः प्रस्ताव नहीं ला सकते। ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। समझ गया। अब प्रशासन तो ठीक है, पर बिना पैसे के विकास कैसे होगा? ये बिल्कुल उस बिल्डिंग के वाटर पंप की तरह है जिसे ऊपर के फ्लोर और नीचे गार्डन दोनों जगह पानी पहुंचाना है। ये पंप कौन है यहाँ? अरे, बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये पंप है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई और धारा 32A के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है। इसके अध्यक्षों पर बहुत सवाल आते हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजी बता दीजिए। प्रथम आयोग 1994 में बना। उसके अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ला थे। 5वें आयोग 2015 के अध्यक्ष आनंद मिश्रा थे। और अभी जो करंट चल रहा है? छठा आयोग ये 15 जनवरी 2024 को गठित हुआ है। इसके अध्यक्ष दीपक कुमार हैं और इसके 3 सदस्य भी हैं, नीत रत्न कुमार, आलोक दीक्षित और सिद्धार्थ श्रीवास्तव। ये तो एकदम लेटेस्ट अपडेट है, स्टूडेंट्स को रट लेना चाहिए। अच्छा, ये पैसा बनता कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है? इस डेवोल्यूशन फॉर्मूला यानी निधियों का वितरण का एक गणित है। राज्य के निवल अपने कर राजस्व, जिसे OTR कहते हैं, उसका 12.5% स्थानीय निकायों को मिलता है। सिर्फ 12.5%? हाँ, फिर इस 12.5% में से 40% नागरीय निकायों को और 60% पंचायती संस्थाओं को जाता है। और जो गांव को 7% मिला, उसमें तीनों लेवल में कैसे बंटवारा होता है? उसमें 15% जिला को, 15% क्षेत्र को और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 70% ग्राम पंचायत को जाता है जमीनी विकास के लिए। बेहतरीन। तो गांव का हिस्सा क्लियर हो गया। अब गांव से निकलकर शहरों की तरफ आते हैं।
शहरों के प्रशासन के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? शहरों के लिए 74वां संशोधन लाया गया। ये भाग 9 क और अनुच्छेद 243 पी से 243 जीजी तक है। हालांकि यूपी में 1916 का नगर पालिका और 1959 का नगर निगम अधिनियम पहले से थे। अभी हाल ही में जो मेयर 2023 में निकाय चुनाव हुए थे, उसका स्केल कैसा था? वो 707 निकायों के लिए हुए थे, जिसमें 17 निगम, 199 पालिका और 544 पंचायत शामिल थे। जैसे गांव में प्रधान को हटाना मुश्किल था, क्या यहाँ मेयर को हटाना भी मुश्किल है? यहाँ सेफ्टी वाल्व और भी मजबूत है। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के बाद 2 वर्ष तक लाया ही नहीं जा सकता। वाह, 2 साल तक कुछ नहीं। और अगर 2 साल बाद लाया और वो फेल हो गया तब? अगर फेल हो गया तो अगले 2 वर्ष तक आप पुनः नहीं ला सकते। ये तो वाकई तगड़ा कवच है। अच्छा, आपने 3 प्रकार के निकाय बताए, इनमें क्या फर्क है? पहला नगर पंचायत, जो गांव से शहर बन रहे हैं। दूसरा नगर पालिका परिषद, जिसकी घोषणा राज्यपाल करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम, जहां मेयर और उप मेयर होते हैं और 60 से 110 सभासद होते हैं। एक बात बताइए, यूपी में टोटल 17 नगर निगम है ना? हाँ इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये 17 नाम एकदम टिप्स पर होने चाहिए। अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद। हाँ, ये सब तो बड़े शहर हैं, इनमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। बिल्कुल। और आगे सुनिए, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। और जो 17वां और नवीनतम है वो है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, इस पे डबल स्टार लगा लेना चाहिए सबको। एकदम, एग्जामिनर हमेशा नवीनतम चीज ही पूछते हैं। चलिए, प्रशासन की बात हो गई, पर विवाद तो होते ही हैं, चाहे गांव हो या शहर। ऐसे में यूपी की न्यायपालिका का ढांचा कैसा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट से शुरू करते हैं। न्यायपालिका का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 237 तक है। यूपी में इसका इतिहास बड़ा रोचक है। 1866 में ये आगरा में स्थापित हुआ था। हाँ, अच्छा, पहले आगरा में था। हाँ, फिर 1869 में इसे प्रयागराज स्थानांतरित किया गया और 1919 में इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय पड़ा। मैंने सुना ये दुनिया के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक है। यहाँ जजेस की संख्या कितनी है? यहाँ जजेस की स्वीकृत संख्या 107 है, जो देश में सर्वाधिक है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। 107? सुप्रीम कोर्ट में तो शायद 34 ही होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना विशाल है। और ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय है। यहाँ जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्यपाल के परामर्श से होती है। लेकिन जो वीआईपी केसेस होते हैं, जैसे नेताओं के या करप्शन के, क्या उनके लिए अलग कोर्ट हैं? वीआईपी लाइन नहीं, बल्कि त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय है। जैसे सीबीआई न्यायालय 6 हैं यूपी में, 4 लखनऊ में और 2 गाजियाबाद में। और पारिवारिक विवादों के लिए? उनके लिए 1984 में पारिवारिक न्यायालय बने, जिनकी अपील केवल हाईकोर्ट की 2 जजेस की पीठ में होती है। नेताओं वाले केसेस कहाँ सुने जाते हैं? नेताओं के लिए एमपी एमएलए विशेष न्यायालय 2017 में प्रयागराज में स्थापित हुए। एससी एसटी, गैंगस्टर एक्ट और महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं। इन सब जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है? और जो गांव के जमीन वाले मैटर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए 1966 में लखनऊ में यूपी न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बना था। और राजस्व मामलों की उच्चतम संस्था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद है। गरीबों को मुफ्त न्याय का भी तो कोई प्रोविजन होगा? हाँ, अनुच्छेद 39 का के तहत 1987 के अधिनियम से मुफ्त न्याय और लोक अदालतों का आयोजन होता है। बहुत बढ़िया। अब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, अगर प्रशासन चलाने वाले मंत्री अधिकारी ही भ्रष्टाचार करें तो उन्हें कौन देखेगा? इसके लिए यूपी में लोक आयुक्ता की संस्था है। यूपी लोक आयुक्ता तथा उप लोक आयुक्ता अधिनियम 1975 में आया और 1976 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके कार्यकाल को देखकर काफी न्यूज आती रहती है ना? हाँ, इसका कार्यकाल बदलता रहा है। मूल रूप से 5 वर्ष था, फिर 2012 में बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया, लेकिन 2024 में इसे पुनः घटाकर 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो वो कर दिया गया है। तो क्या लोकायुक्ता किसी के भी खिलाफ जांच कर सकता है, सीएम के खिलाफ भी? नहीं, यही तो कैच है। कुछ पद एग्जेम्पशंस यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। न्यायालय के जज, सचिवालय कर्मी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
ग्राम सभा प्रधान, वेट, ग्राम प्रधान भी बाहर हैं? हाँ, निर्वाचन आयोग, एजी, विधानमंडल सदस्य और लोक सेवा आयोग भी इसके दायरे से बाहर हैं। अच्छा, अभी कौन कौन इस पद पर है? और सुरेंद्र कुमार यादव। और मुख्य लोकायुक्त की लिस्ट भी बता दीजिए। प्रथम थे न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल, जो 14 सितंबर 1977 को आए। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, कैलाश नाथ गोयल, राजेश्वर सिंह, उनके पास सुधीर चंद्र वर्मा भी थे ना? हाँ, फिर एन.के. मेहरोत्रा और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं, जो 21 जनवरी 2016 से हैं। चलिए, लोकायुक्त क्लियर है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और आयोग हैं, सूचना, मानवाधिकार और महिला आयोग। इनका एक क्विक कंपैरिजन हो जाए। बिल्कुल, मैट्रिक्स बना लीजिए। पहला राज्य सूचना आयोग 2005 आरटीआई एक्ट, कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष। प्रथम एम.ए. खान और वर्तमान मार्च 2024 से राजकुमार विश्वकर्मा। दूसरा मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002 को बना, 1993 एक्ट से, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, पुनर्नियुक्ति संभव। प्रथम ए.पी. मिश्रा और वर्तमान जून 2021 से बालकृष्ण नारायण। और तीसरा राज्य महिला आयोग। ये 2002 में बना। वर्तमान अध्यक्ष बबीता चौहान है, जो सितंबर 2024 से हैं। उपाध्यक्ष चारू चौधरी और अपर्णा यादव हैं। वाह, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हमने गांव की पंचायत से हाई कोर्ट और आयोग सब कवर कर लिया। अब सेशन एंड करने से पहले एक बार उन सभी फैक्ट्स का कंप्लीट क्विक रिवीजन, यानी तथ्य एक नजर में प्रस्तुत करें, जिससे सब रिवाइज हो जाएं। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स इस लिस्ट को ध्यान से सुने। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1866 आगरा हाई कोर्ट, 15 अगस्त 1949 पहली पंचायत, 1994 राज्य चुनाव आयोग और वित्त आयोग। और जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं 2024 में, राज्य चुनाव आयुक्त नवदीप प्रताप सिंह, छठे वित्त आयोग अध्यक्ष दीपक कुमार, लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा, मानवाधिकार आयोग बालकृष्ण नारायण और महिला आयोग बबीता चौहान। प्रशासन के बेसिक आंकड़े भी बता दीजिए। 17 नगर निगम, नवीनतम शाहजहांपुर, हाईकोर्ट में 107 जज, देश में सर्वाधिक, और राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को कर का 12.5% वितरण। बहुत ही शानदार तरीके से आपने सब समझा दिया। शुक्रिया। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में यूपी गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जिसका मतदाता आधार, मतलब लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग, रशिया जैसे विशाल देश की कुल आबादी से भी बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। सही में, एक ऐसा राज्य जो लगभग 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और जहां सुरक्षा और प्रशासन का तंत्र सदियों पुरानी संस्थाओं और बिल्कुल मॉडर्न डिजिटल निगरानी के एक मैट्रिक्स पे काम करता है। सही बात है। तो जो छात्र स्टेट एग्जाम्स यानी राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, यूपीएसएससी या आरओएआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये डीप डाइव एक मास्टर रिवीजन डॉक्यूमेंट होने वाला है। और दोस्तों, इस सेशन में हम राज्य के प्रशासन, उसकी कानून व्यवस्था, भौगोलिक सीमाओं से लेकर कारागार व्यवस्था और 2022 से 2024 तक के सारे चुनावी आंकड़ों को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उन्हें थरोली डिकोड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और आंकड़ों को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एग्जाम प्रेशर में भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इनके पीछे का जो पावर डायनेमिक्स यानी शक्ति संतुलन है और जो नीतियों का तंत्र है उसको समझ लिया जाए तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेस से यानी शासन की नींव से शुरुआत करते हैं। जनरल ओवरव्यू यानी सामान्य अवलोकन करें तो नीतियों को समझने के लिए सबसे पहले उस थिंक टैंक को समझना जरूरी है जो राज्य के लिए नीतियां बनाता है। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। दोस्तों, इसको ऐसे एक एनालॉजी से समझिए, जैसे भारत सरकार के लिए नीति आयोग काम करता है ना, एक रणनीतिक दिशा तय करता है, बिल्कुल उसी तरह यूपी में भी शासन की नीतियों को नया आकार देने के लिए इस आयोग को बदला गया है। और छात्रों, एग्जाम के नजरिए से ये आज का पहला सबसे बड़ा फैक्ट है। देखिए, पहले हमारे पास स्टेट प्लानिंग कमीशन यानी राज्य योजना आयोग हुआ करता था।
जिसका गठन 24 अगस्त 1972 को हुआ था, राइट? बिल्कुल, 24 अगस्त 1972। लेकिन एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को सिर्फ प्लानिंग नहीं चाहिए होती, उसको एक बदलाव चाहिए। इसलिए सितंबर 2022 में मंत्रिमंडल ने इसे बदलकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य परिवर्तन आयोग या शॉर्ट में कहें तो एसटीसी कर दिया। अच्छा वेट, या मुझे 1 मिनट के लिए आपको रोकना है। नाम तो बदल दिया, पर इसके ढांचे में क्या बदलाव आया है? मतलब इसका नेतृत्व कौन करता है अब? इसका लीडरशिप मॉडल बहुत ही स्ट्रेटेजिक रखा गया है। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। ओह, डायरेक्टली सीएम। हाँ, जिससे नीतियों को सीधा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। अच्छा। और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ये नियम छात्रा जरूर याद रखें। राइट, 3+2 इयर्स का एक्सटेंशन। और इसी विशेषज्ञता से जुड़ा एक और डिपार्टमेंट या विभाग है जो विदेशी निवेश को राज्य में लाने का काम करता है। वो है एनआरआई डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ एवं निवेश। बिल्कुल, और ये विभाग प्रवासी भारतीयों के लिए एक यूपी एनआरआई कार्ड जारी करता है। हाँ, और इस विभाग का एक हिस्टोरिकल फैक्ट दोस्तों को नोट करना चाहिए। राज्य का पहला यूपी एनआरआई डे 4 से 5 जैन 2016 को आयोजित हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? आगरा में। सही कहा। और विदेशी निवेश में जो रेड टेप या लाल फिताशाही होती है, उसे खत्म करने के लिए सिंगल विंडो यानी एकल मेज व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत एक विशेष जापान इन्वेस्टमेंट डेस्क बनी है। जापानी निवेशकों के लिए, राइट? हाँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान एक मुख्य भागीदार है ना, इसलिए। ठीक है। पर देखिए, बड़ी बड़ी निवेश नीतियां और एसटीसी के ब्लूप्रिंट्स तब तक काम नहीं आते जब तक जमीनी स्तर पर सुरक्षा ना हो। सही बात है। तो यहीं से हम लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स यानी कानून व्यवस्था और पुलिस सुधार की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, हम अक्सर सुनते हैं कि फलाना शहर में पुलिस कमिश्नरेट यानी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये सिर्फ कोई नाम बदलने की कवायद नहीं है, ये शक्तियों का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। नॉर्मल पुलिस प्रणाली में जो पावर्स जिला मैजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास होती हैं, जैसे धारा 144 लगाना या बल प्रयोग की अनुमति देना, कमिश्नरेट में वही शक्तियां एडीजी स्तर के पुलिस आयुक्त को मिल जाती हैं। मतलब पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी में क्विक डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। और अगर हम इसके क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम पर नजर डालें तो ये एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में सबसे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर से हुई थी। फिर मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में आई। हाँ, और लेटेस्ट एक्सपेंशन इसका नवंबर 2022 में हुआ है, जब इसे आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी लागू कर दिया गया। टोटल 7 हो गए। और इसी साल मतलब नवंबर 2022 में ही एक और बड़ा फैक्ट बना। लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला पुलिस आयुक्त बने। ये पुलिस इतिहास में पहली बार था। ओह वाओ, फर्स्ट फीमेल कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और महिला सुरक्षा की बात हो ही रही है तो कुछ डिजिटल कदमों की क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत नवंबर 2012 में एक विकल्प पोर्टल यानी विकल्प पोर्टल से हुई थी? हाँ, वही पोर्टल आगे चलकर 2014 में वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 जैसी हेल्पलाइन में बदला। राइट। और टेक रिफॉर्म्स में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट भी है। इसे पायलट आधार पर पहले लखनऊ, मुरादाबाद और गाजीपुर से शुरू किया गया था। और आज हर जनपद में साइबर क्राइम यूनिट यानी साइबर क्राइम यूनिट है। साथ ही बच्चों के मामलों को नॉर्मल अपराधियों से अलग देखने के लिए अब हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी यानी बाल कल्याण अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई है। बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी प्रोफाइल यानी भौगोलिक सुरक्षा प्रोफाइल की तरफ। एक इतने विशाल राज्य में सुरक्षा के 2 बड़े मोर्चे हैं। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हाँ, इंटरनल वाला है नक्सल अफेक्टेड एरियाज यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र। प्रदेश के 3 जनपद अपने घने जंगलों की वजह से इसमें आते हैं। वो है सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली। और दूसरा जो एक्सटर्नल मोर्चा है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यूपी नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 579 किलोमीटर। हाँ, और ये सीमा 7 जनपदों से लगती है। एग्जाम्स में इनका क्रम अक्सर आता है।
दोस्तों नोट करिए, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और इस लंबी सीमा पर आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए 8 इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें सुनौली, रुपैडीहा और गौरीफांठा मुख्य है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, महाराजगंज की सुनौली चेक पोस्ट सीधे लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अधीन काम करती है। क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रांजिट हब है। सही बात है। अब जब पुलिस और सीमा सुरक्षा ने अपना काम कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है अपराधियों का प्रबंधन। आज की मॉडर्न जस्टिस सिस्टम में जेलों को करेक्शनल फैसिलिटी यानी सुधार गृह माना जाता है, पर प्रदेश में कुल कितने कारागार हैं और क्या उनका ढांचा आज की सोच से मैच करता है? देखिए, 31 मार्च 2024 तक के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार प्रदेश में टोटल 76 कारागार हैं। इसे 9 परिक्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, 76 टोटल। इन 76 को अगर हम ब्रेक करें तो 63 जिला कारागार हैं, जिनमें से 17 अल्पसंख्यक कारागार हैं, फिर 7 केंद्रीय कारागार हैं, 4 विशेष कारागार हैं, जिसमें 1949 में बना आदर्श कारागार लखनऊ शामिल है, और 2 उप कारागार हैं जो देवबंद और महोबा में हैं। और सुधार की नीतियों का एक बढ़िया एग्जाम्पल है इलिटरेट इनमेट्स यानी निरक्षर बंदी के लिए चलाई जा रही साक्षरता योजना, जिसका नाम है एक पहल एक नया सवेरा। बिल्कुल। इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, और बंदियों के बनाए प्रोडक्ट्स बिकते हैं लखनऊ के अमीनाबाद स्थित जेल डिपो पर। दोस्तों, इन 7 केंद्रीय कारागारों के नाम और साल आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। मैं बताती हूँ। आगरा जो 1854 में बना और नया वाला 1983 में, बरेली 1837 और नया 1868 में, फतेहगढ़ 1868 में, नैनी 1869 में, वाराणसी 1887 में। और इसमें एक बिल्कुल नया ऐड हुआ है जो सबसे मॉडर्न है, इटावा, जिसे 2021 में बनाया गया। राइट। और महिलाओं और किशोरों की बात करें तो नारी बंदी निकेतन लखनऊ 1867 सबसे पुराना है। अयोध्या और अलीगढ़ में भी महिला कारागार हैं, और 19 से 23 वर्ष के सिद्ध दोष युवाओं के लिए किशोर सदन बरेली जो 1887 में बना वहां स्थित है। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट यहाँ आता है। देश का पहला महिला केंद्रीय कारागार फरवरी 2020 में बरेली में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बिल्कुल। तो प्रशासन और पुलिस को समझने के बाद अब आते हैं इस राजनीतिक व्यवस्था पर जो इस सबको चलाती है। पॉलिटिकल पेंशन यानी राजनीतिक पेंशन, चुनावी गणित और नेतृत्व। हाँ, अगर हम पेंशन्स की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों को तो 1947 से ही पेंशन मिल रही है। फिर 6 अगस्त 1975 की नियमावली से इसे और स्ट्रॉन्ग किया गया। और इमरजेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों के लिए भी तो है ना? हाँ, उन्हें डेमोक्रेसी डिफेंडर्स यानी लोकतंत्र रक्षक कहा जाता है। अधिनियम 2016 के तहत उन्हें 20,176 रुपए यानी 20,176 रुपए प्रति माह मिलते हैं। उनके आश्रितों को 15,000 रुपए मिलते हैं। उनके कल्याण के लिए 1973 में कल्याण परिषद, 1976-77 में कल्याण संस्थान और लखनऊ में सेवा सदन बने थे। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सीधे सवाल बनेंगे, इलेक्शन ओवरव्यू यानी चुनावी परिदृश्य। जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 80 सीटें हैं, उसका ब्रेकअप समझ लेते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी यानी एसपी को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस यानी आईएनसी को 6, आरएलडी को 2, अपना दल सोनेलाल को 1 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली। लेकिन राज्य का शासन 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 से तय हुआ है। 403 सीटों की इस सभा में 84 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये चुनाव 10 फेब से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में हुए थे। टोटल वोटर्स थे लगभग 15,85,750 और बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली, 2/3 बहुमत। 37 साल बाद किसी दल को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव मैट्रिक्स यानी तुलनात्मक विश्लेषण समझें। 2017 में बीजेपी की 312 सीटें थी, 2022 में घटकर 255 रह गई, गठबंधन हटाकर। वहीं पर मैं हैरान थी, सीटें कम हुई लेकिन उनका वोट परसेंटेज 39.67% से बढ़कर 41.29% हो गया। ये कैसे होता है?
इसको इलेक्शन टर्मिनोलॉजी में बाइपोलर कॉन्टेस्ट यानी द्विध्रुवीय मुकाबला कहते हैं। 2017 में बहुत मल्टी कॉर्नर फाइट थी। 2022 में वोट दो मेन पार्टियों में बांट गए, तो बीजेपी जहां जीती वहां बहुत बड़े मार्जिन से जीती। ओ, इसलिए एसपी की सीटें भी 47 से बढ़कर 111 हो गई और उनका वोट परसेंटेज 21.82% से उछलकर 32.06% हो गया। आरएलडी भी 1 से 8 सीटों पर आई। और इस पोलराइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को हुआ, जो 19 सीटों से सीधे 1 सीट पर आ गई और उनका वोट बैंक 12.88% रह गया। कांग्रेस 7 से 2 पर आ गई। और इन सब के बीच लगभग 0.69% वोटर्स ने, यानी 6 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा चुना। छात्रों के लिए की इलेक्शन ट्रिविया यानी महत्वपूर्ण चुनाव तथ्य नोट करना जरूरी है। सबसे बड़ी जीत का अंतर सुनील कुमार शर्मा का रहा। बीजेपी से साहिबाबाद सीट पर उन्होंने 2,14,835 वोटों से जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और सबसे छोटी जीत अशोक कुमार राणा की थी, सिर्फ 203 वोटों से। सबसे युवा विधायक 25 साल के राहुल राजपूत और अंकित भारती हैं। सबसे उम्र दराज आगे 86 साल के आलमबाड़ी हैं। और उपचुनावों के बाद महिला विधायकों की गिनती टोटल 51 हो गई है। सदन के नेतृत्व की बात करें तो अध्यक्ष सतीश महाना है। वो क्रम के अनुसार 18वें और व्यक्ति के रूप में 23वें अध्यक्ष हैं। महाराजपुर से 8 बार विधायक रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रामापति शास्त्री थे और अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष मता प्रसाद पांडे हैं, जिन्होंने 28 जुलाई 2024 को पद संभाला। अब हम स्टेट की लीडरशिप प्रोफाइल पर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। जन्म 5 जून 1972 को हुआ। उनके नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। 1998 में सिर्फ 26 वर्ष की आयु में वो 12वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद चुने गए थे। वो राज्य के 21वें व्यक्ति और 32nd सीएम हैं। उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उनकी लिखी किताबें भी पूछे जाने का चांस रहता है। योगिक षटकर्म, हतयोग, राजयोग और हिंदू राष्ट्र नेपाल। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो ग्राम्य विकास देखते हैं और ब्रजेश पाठक जो चिकित्सा शिक्षा देखते हैं। दोस्तों, अब समय है यूपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी राज्य मंत्री परिषद का। इसमें कुल 54 मंत्री हैं। हम इसे कोचिंग डिक्टेशन की तरह बिल्कुल रैपिड फायर अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। शुरुआत करते हैं 18 कैबिनेट मंत्रियों से। सुरेश खन्ना वित्त, सूर्य प्रताप शाही कृषि, स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति, बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण, लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना, जयवीर सिंह पर्यटन, धर्मपाल सिंह पशुधन, नंद गोपाल गुप्ता नंदी औद्योगिक विकास, अनिल राजभर श्रम, राकेश सचान एमएसएमई, AK शर्मा नगर विकास, योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा, आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा, संजय निषाद मत्स्य, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज, दारा सिंह चौहान कारागार, सुनील कुमार शर्मा IT, और अनिल कुमार विज्ञान। ये तो हो गए 18 कैबिनेट। अब 14 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में है। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र काश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु। और आखिर में 19 राज्य मंत्री जो कैबिनेट की सहायता करते हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, बलदेव सिंह औलख, अजीत पाल, जसवंत सिंह सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय सिंह गंगवार, ब्रिजेश सिंह, केपी मालिक, सुरेश राही, सोमेंद्र तोमर, प्रतिमा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, रजनी तिवारी, सतीश चंद्र शर्मा, दानिश आजाद अंसारी और विजय लक्ष्मी गौतम। ये हो गई कंप्लीट लिस्ट। अब हम बिल्कुल एंड पर हैं। चलिए एक कंप्लीट क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे की पॉइंट्स का, एक रैपिड रिवीजन चीट शीट की तरह। मैं कीवर्ड बोलूंगी और आप फैक्ट। प्रशासन, STC यानी राज्य परिवर्तन आयोग सितंबर 2022 और 7 कमिश्नरेट जिनमें नए हैं आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। भूगोल, 3 नक्सल प्रभावित जिले, नेपाल के साथ 7 सीमावर्ती जिले, कारागार, कुल 76 कारागार और पहली महिला केंद्रीय जेल बरेली फरवरी 2020। विधानसभा 2022, बीजेपी गठबंधन 273, SP गठबंधन 125, महिला विधायक 51, नेतृत्व, सतीश महाना 18वें अध्यक्ष
और योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक सीएम। दोस्तों, यूपी जैसे विशाल राज्य का प्रशासन किसी एपिक से कम नहीं है। अगर हम आंकड़ों के पीछे के नेटवर्क को समझ लेना, तो कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। बिल्कुल। जाते जाते एक विषय जिसे हमें भविष्य के लिए सोचना चाहिए, एक ऐसा राज्य जिसकी इतनी लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, वहाँ कल को एआई और डेटा गवर्नेंस का यूज पुलिसिंग और पॉलिसीज को किस एडवांस लेवल तक ले जाया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह बदल देगी। सही में ये टेक्नोलॉजी का एक नया दौर होगा प्रशासन के लिए। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, विश्वविद्यालय और प्रमुख संग्रहालय को कहानी के द्वारा आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, और ये कहानी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जब हम यूपीपीएससी, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं की बात करते हैं ना, तो वहाँ इंस्टीट्यूशंस और म्यूजियम्स का मैचिंग यानी सुमेलन और उनकी क्रोनोलॉजी यानी कालाक्रम, इन पर हमेशा सवाल बनते हैं। तो एज एन एस्पिरेंट हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एकदम सही कहा। देखिए, एस्पिरेंट्स अक्सर लिस्ट रटने की गलती करते हैं, लेकिन आज एज अ मेंटर मैं आपको एक लॉजिकल फ्लो दूंगा। हम यूजीसी की दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर सारे विश्वविद्यालयों और प्रमुख संग्रहालयों का जियोग्राफिकल मैपिंग यानी भौगोलिक मानचित्रण इसके माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। वाओ, ज्योग्राफिकल मैपिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों से। मेरा मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। स्टेट में इनका क्या ढांचा है और सबसे पुराना कौन सा है? अगर हम कलाक्रम की बात करें तो स्टेट में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना और सबसे आइकॉनिक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज में है। ये 1887 में बना था। 1887 यानी आजादी से काफी पहले। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में 2 और बड़े केंद्र आए। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू वाराणसी में स्थापित हुआ। अच्छा। और ठीक उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू अलीगढ़ में स्थापित हुआ। ये तीनों शुरुआती फाउंडेशनल हब्स थे। राइट। तो 1887, 1916 और 1920 पर इसके बाद आजादी के बाद का क्या सीक्वेंस रहा? आजादी के बाद एक लंबा गैप आया क्योंकि फोकस बदल गया था। फिर सीधे 1996 में सामाजिक उत्थान के मकसद से लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। 1996 में BBAU लखनऊ। सही। और फिर बिल्कुल रीसेंट टाइम्स में 2 और आए जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। 2013 के अधिनियम के तहत अमेठी में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय बना। एविएशन के लिए, राइट? हाँ। और आखिर में 2014 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आया। तो इस तरह ये 6 इंस्टीट्यूशंस पूरे होते हैं। इन 6 यूनिवर्सिटीज का इंपॉर्टेंस याद रखने के लिए कोई ट्रिक या एनालॉजी है क्या? एक बहुत ही सिंपल यूपी फ्लेवर की एनालॉजी देता हूँ। हाँ। देखिए, जैसे राज्य में कुछ ही कमिश्नरी मुख्यालय होते हैं ना। हाँ, मंडल मुख्यालय, बिल्कुल, जो सीधे बड़े स्तर पर प्रशासन संभालते हैं। वैसे ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शिक्षा के कमिश्नरी मुख्यालय हैं। इनकी फंडिंग और दायरा नेशनल लेवल का होता है। क्या बात है, कमिश्नरी मुख्यालय, ये एनालॉजी तो दिमाग में बैठ गई। अब राज्य के अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यानी राज्य कृषि विश्वविद्यालय का क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या कालक्रम है? कृषि विश्वविद्यालय एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या और साल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 1974 में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में आया। 1974 अयोध्या। उसके ठीक अगले साल 1975 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे CSA कहते हैं, वो एस्टैब्लिश हुआ। राइट। यानी SVBP आया। और आखिर में 2010 में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थापित हुआ। वेट, कानपुर, अयोध्या, मीरठ और बांदा। लेकिन एक और इंस्टीट्यूट है प्रयागराज में, SHUS, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं फिट बैठता? अरे, SHUS का केस तो बहुत खास है। वहां हमें इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन यानी संस्थागत विकास क्रम देखने को मिलता है। वो कैसे? देखिए, पहले ये इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हुआ करता था।
सन 2000 में इसको डीम्ड का दर्जा मिला, लेकिन उसकी सक्सेस को देखते हुए 2016 में इसे प्रॉपर राज्य विश्वविद्यालय बना दिया गया और तब इसका नाम सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यानी SHUS पड़ा। अच्छा, तो एवोल्यूशन हुआ यहाँ पर। पहले इंस्टीट्यूट, फिर डीम्ड और 2016 में स्टेट यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब अगर हम पहले चरण की बात करें, मतलब 1921 से 1999 तक के जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज यानी राज्य विश्वविद्यालय थे, उनकी लिस्ट कैसी दिखती है? ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर क्रोनोलॉजी आसान है। शुरुआत होती है 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय से, फिर 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा। ओके, 20s में ये दो आए। उसके बाद सीधा 50s में आते हैं। 1957 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर और 1958 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। वाराणसी में संस्कृत के लिए बिल्कुल सही। और 60s और 70s में तो काफी एक्सपेंशन हुआ था ना? हाँ, 1965 में दो बड़े इंस्टीट्यूशंस आए। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, वैसे वेबसाइट पर 1966 भी लिखा मिलता है, तो दोनों ध्यान रखने चाहिए। और दूसरा मीरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, 1965। गॉट इट। और 70s में 1974 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आया, लेकिन सबसे बड़ा साल था 1975। एक ही साल में 3 यूनिवर्सिटी खुली। 3 एक ही साल में? कौन कौन सी? हाँ, अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध, झांसी में बुंदेलखंड और बरेली में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड। वाओ, 1975 तो बड़ा माइलस्टोन रहा। बिल्कुल। उसके बाद 1987 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आया और इस फेज के आखिर में यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आया। इसे पहले 1999 में शुरू किया गया था, पर 2004 में इसे फाइनल दर्जा मिला। आपने जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कमिश्नरी बोला था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो फेज था, ये एक तहसील यानी तहसील स्थापित करने जैसा था, ताकि शिक्षा हर जिले और क्षेत्र के कोने कोने तक पहुंच सके। एकदम परफेक्ट एनालॉजी पकड़ी आपने। ये यूनिवर्सिटीज बिल्कुल तहसील प्रशासन की तरह कोशिश कर रही थीं कि आम छात्रों को दूर ना जाना पड़े। लेकिन एक पैटर्न नोटिस किया मैंने नोट्स में। 2000 के बाद का जो फेज है, उसमें अचानक से टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बदल रही थी और स्पेसिफिक स्किल्स की डिमांड थी। इसलिए 2001 से एक नया दौर शुरू हुआ। 2001 में 2 फोकस्ड यूनिवर्सिटीज आईं। लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। एक टेक्निकल के लिए, एक वेटनरी के लिए। सही। उसके बाद 2002 में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा बना। 2004 में लखनऊ में यूपी किंग जॉर्ज दांत विज्ञान यानी प्योरली डेंटल साइंस के लिए। अच्छा। 2005 में लखनऊ में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बना। 2008 में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और 2010 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। बाप रे! लॉ, रिहैबिलिटेशन, भाषा, डेंटल, सभी स्पेसिफिक नीशेज हैं। और 2013 से 2016 वाले विस्तार फेज में कौन-कौन थे? 2013 में गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी आया। 2015 में कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। फिर 2016 में 4 और आए। प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय, सफाई में यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, कानपुर में हारकोट बटलर तकनीकी और बलिया में जननायक चंद्रशेखर। ये 2016 का साल भी काफी हैवी था और जो बिल्कुल नवीनतम है 2018 के बाद वाले, उन पर तो करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये लिस्ट ध्यान से नोट करने वाली है। 2018 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आया। 2019 में आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव। 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। मेडिकल पर बहुत फोकस है इस दौर में। बिल्कुल। 2021 में 3 आए। सहारनपुर में माशा कुंबरी, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र क्रीड़ा विश्वविद्यालय। ओ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में, राइट। और सबसे रीसेंट मतलब 2023 वाले। 2023 में 3 महत्वपूर्ण ऐड हुए। मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी। इन सब में एक स्पेशल केस जो मैंने नोटिस किया वो भटखंडे का है। ये म्यूजिक कॉलेज कब यूनिवर्सिटी बना? ये वही स्पेशल विकास क्रम है। मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक 1926 में शुरू हुआ था। फिर वो भटखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय बना, जिसे 2000 में डीम्ड दर्जा मिला
और कालक्रम बदला तो आखिरकार 2022 में वो भतखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में राज्य विश्वविद्यालय बन गया। एक सेंचुरी का सफर। हाँ, ऐसे ही एक प्राइवेट विश्वविद्यालय 2001 में बना था, जिसे 2023 में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय बना दिया गया। एक और बड़ा नाम है यूपी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 का। इसे 2023 में नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को हुआ। ये तो हुई सारी सरकारी बातें, लेकिन आम छात्र डीम्ड और प्राइवेट संस्थानों की स्थिति भी जानना चाहते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज यानी मानद विश्वविद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यानी निजी विश्वविद्यालय का क्या डेटा है? डीम्ड में सबसे पहले उस संस्थान को याद रखिए जिसका हाईएस्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यानी सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व है। वो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI। ये इज्जतनगर बरेली में है और 1983 में स्थापित हुआ था। IVRI बरेली 1983। गॉट इट। और कोई प्रोमिनेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी? हाँ, 1981 में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, 1988 में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी, 2004 में जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा, 2006 में शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ, 2007 में संतोष गाजियाबाद और 2008 में नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज। अच्छा, अब जरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आते हैं। मुझे लगता है वहां तो पूरी बाढ़ आई हुई है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसको याद रखना मुश्किल होता है। देखिए, क्रोनोलॉजी के हिसाब से तोड़ तोड़कर पढ़ेंगे तो याद रहेगा। शुरुआती दौर देखिए, 2004 में इंटीग्रल लखनऊ में आया, 2005 में एमिटी नोएडा, 2006 में मंगलायतन अलीगढ़ और मोहम्मद अली जौहर रामपुर आए। ओके, स्लोली पिकअप हो रहा था। हाँ, फिर 2008 में तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद और स्वामी विवेकानंद सुभारथी मेरठ, 2009 में शारदा ग्रेटर नोएडा। लेकिन 2010 में तो जैसे एक्सप्लोजन हो गया था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। सही कहा। 2010 में देखिए, GLA मथुरा, इन्वर्टिस बरेली, मोनाड हापुड़, नोएडा इंटरनेशनल ग्रेटर नोएडा, बाबू बनारसी दास लखनऊ, IFTM मुरादाबाद और श्री वेंकटेश्वरा गजरावला, सब एक ही साल में। कमाल है, एक ही साल में इतने सारे। उसके बाद का क्या ट्रेंड रहा? ट्रेंड बरकरार रहा। 2011 में गोलगोटियास ग्रेटर नोएडा, 2012 में श्री राम स्वरूप मेमोरियल बाराबंकी, शोभित सहारनपुर और ग्लोकल सहारनपुर, 2013 में महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी लखनऊ, 2014 में JP अनूप शहर और रामा कानपुर, 2015 में JS शिकोहाबाद और 2016 में भी काफी सारे आए थे, राइट? हाँ, 2016 में बेनेट ग्रेटर नोएडा, बरेली इंटरनेशनल, ईरा लखनऊ, IMT मेरठ और संस्कृति मथुरा आए। फिर गैप के बाद 2021 में FSC कोहाबाद और महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर में स्थापित हुए। और बिल्कुल लेटेस्ट वंस जो हैं 2021-2022 के आगे वाले, उनकी लिस्ट क्या कहती है? 2021-22 में यूनाइटेड प्रयागराज और ILM ग्रेटर नोएडा आए। 2023 में तो लिस्ट बहुत बड़ी है। आगरा में आगरा वन हेरिटेज, मथुरा में KM, मेरठ में महावीर, फरुखाबाद में मेजर ST सिंह, लखनऊ में TS मिश्रा, गाजियाबाद में SDG ग्लोबल और शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन। ये इतने सारे नए खुले हैं 2023 में। और 2024 में चंडीगढ़, उन्नाव, सरोज लखनऊ, विद्या मेरठ और विवेक बिजनौर स्थापित हुए। और 2025 में डॉक्टर KN मोदी गाजियाबाद स्थापित हुआ है। ये लिस्ट काफी मैसिव थी, पर मुझे एक ट्रैप अलर्ट याद आ रहा है। शिवनादर यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा में 2011 में खुली थी, वो अब प्राइवेट लिस्ट में नहीं दिखती। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शिवनादर विश्वविद्यालय को 2022 में निजी सूची से निष्कासित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने उसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसलिए उसे प्राइवेट लिस्ट से बाहर पढ़ना होगा। अच्छा, समझ गई। ये छोटी डिटेल्स ही एग्जाम में फंसाती हैं। चलिए, यूनिवर्सिटीज की बात तो हो गई। अब भविष्य में क्या आने वाला है, उसके बाद हम अपना फोकस म्यूजियम्स यानी संग्रहालय पर शिफ्ट करेंगे। में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय। यानी अगले कुछ सालों में फोकस फोरेंसिक,
आयुष और फॉरेस्ट्री पर रहेगा। अब आते हैं हमारी हेरिटेज पर। उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों की क्रोनोलॉजी कहाँ से शुरू होती है? संग्रहालयों का इतिहास आज़ादी से बहुत पहले का है। सबसे पुराना है स्टेट म्यूजियम यानी राज्य संग्रहालय, जो लखनऊ में 1863 में बना था। 1863 यानी 1857 की क्रांति के ठीक बाद। बिल्कुल। उसके बाद 1874 में मथुरा में राजकीय संग्रहालय बना, जो अपनी मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर 1920 में बीएचयू कैंपस में भारत कला भवन वाराणसी आया और 1931 में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। ये सब शुरुआती क्लासिक म्यूजियम्स थे। आजादी के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बदला? बाद में सरकार ने रीजन स्पेसिफिक म्यूजियम्स बनाए, जैसे 1978 में झांसी में राजकीय संग्रहालय बना, 1987 में गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, 1988 में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थापित हुई। यानी हर जगह की लोकल कल्चर को शोकेस किया गया। हाँ, फिर 1989 में 2 खुले, लखनऊ में लोक कला संग्रहालय और सुल्तानपुर में जानपदीय संग्रहालय। 1994 में कुशीनगर में एक और राजकीय बौद्ध संग्रहालय बना और 1996 में कन्नौज में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय खुला। कन्नौज की हिस्ट्री बहुत डीप है, तो पुरातत्व म्यूजियम वहां बनना लॉजिकल था। और 1997 के बाद क्या सीक्वेंस रहा? 1997 में मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बना, क्योंकि 1857 की शुरुआत वहीं से हुई थी। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय आया, जिसके ईयर को लेकर 1998 और 2004 दोनों वेरीफाई किए जाते हैं एग्जाम के लिए। अच्छा। फिर 2003 में मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय आया, 2009 में सिद्धार्थनगर के पिपराहवा में राजकीय बौद्ध संग्रहालय खुला, 2016 में लखनऊ में कलका बिंदादीन महाराज की द्योढ़ी व कत्थक संग्रहालय बना। कत्थक के लिए लखनऊ घरामा बेस्ट है। और लेटेस्ट म्यूजियम्स कौन से हैं? 2018 में वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय खुला और अभी हाल ही में 2023 में बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय खोला गया है। क्या कुछ म्यूजियम्स अभी निर्माणाधीन भी हैं? हाँ, फर्रुखाबाद में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय और आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय प्रस्तावित है। एक बात बताएं, इतने सारे संस्थान और संग्रहालय, एग्जाम हॉल में इनका जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन यानी भौगोलिक संकेंद्रण कैसे याद रखें एस्पिरेंट्स? इसका बहुत आसान फ्रेमवर्क है। आप यूपी को 3 हब्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला है लखनऊ हब, ये एक प्रशासनिक केंद्र है। बीबीएयू, एपीजे अब्दुल कलाम, किंग जॉर्ज और शकुंतला मिश्रा जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज यहीं हैं। राज्य संग्रहालय और लोक कला संग्रहालय भी यहीं हैं। समझ गई, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लखनऊ। दूसरा हब है प्रयागराज, जो एक ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजू भैया, राजर्षि टंडन और इलाहाबाद संग्रहालय जैसी क्लासिकल चीजें हैं। और तीसरा हब है वाराणसी और गोरखपुर का सर्किट। ये है सांस्कृतिक हब। वाराणसी में बीएचयू, संपूर्णानंद और भारत कला भवन है। वहीं गोरखपुर और कुशीनगर साइड में आपको डीडीयू, मदन मोहन मालवीय और सारे बौद्ध संग्रहालय मिलेंगे। ये जियोग्राफिकल मैपिंग वाली ट्रिक सच में लाइफ सेवर है। तो चलिए अब एपिसोड को रैप अप करते हैं मास्टर समरी लिस्ट यानी मास्टर रिवीजन के साथ। फटाफट मुझ पॉइंटर्स बता दीजिए। अरे बिल्कुल। सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887, बीएचयू 1916, एएमयू 1920। राइट। सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ 1921। प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय सीएसए कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या, एसवीबीपी मेरठ, बांदा और झांसी का केंद्रीय विश्वविद्यालय। और म्यूजियम्स में सबसे पुराना संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ 1863। परिवर्तित संस्थानों में मॉरिस कॉलेज से भाटखंडे बना और निजी से रंभाद्राचार्य दिव्यांग बना। और निर्माणाधीन लिस्ट में आयुष, पुलिस और फॉरेंसिक, वानिकी और नौसेना शौर्य संग्रहालय शामिल हैं। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।